ओके। वेलकम आप सभी का। देखिए, अपना टॉपिक चल रहा था लाइट रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन के अंदर हमने साइक्लिक, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, जो कि जेड स्कीम का पार्ट होता है, वो डिस्कस कर लिया था। तो उसी के रिगार्डिंग सबसे पहले अपन कुछ और पॉइंट्स को यहाँ पे कंपेयर के रूप में तैयार करेंगे कि नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो और साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो के रिगार्डिंग, क्योंकि थोड़ा सा ऐसे डाउटफुल और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा रह जाता है स्टूडेंट्स को, तो ज़्यादा क्लियर रहेगा तो अपन कोई भी क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। अगर हम बात करें कि नॉन साइक्लिक में क्या है, तो नॉन साइक्लिक में क्या होता है कि वाटर के जो इलेक्ट्रॉन हैं फोटो सिस्टम सेकंड को जाते हैं, फिर PS1 को जाते हैं, फाइनली NADP प्लस को जाते हैं। यानी कि वाटर के इलेक्ट्रॉन वापस से फोटो सिस्टम सेकंड फर्स्ट रिटर्न नहीं होते हैं, है ना। इसीलिए इसको अपन नॉन साइक्लिक बोलते हैं। अगर साइक्लिक की बात करेंगे तो साइक्लिक में PS1 से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो फेरिडॉक्सिन के पास जाते हैं, और फेरिडॉक्सिन से वापस जो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है उससे होकर के PS1 को वापस आ जाते हैं। तो PS1 से ही इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और रिटर्न PS1 को ही हो जाते हैं, इसलिए ये साइक्लिक है। और नॉन साइक्लिक और साइक्लिक का ये तो पाथवे का डिफरेंस हो गया। अब कुछ और पॉइंट्स को अपन लेते हैं। एक तो बात आती है कि इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है। तो नॉन साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन डोनर जो होता है वो पानी होता है, जो कि एक फ्री डोनर है, कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा, है ना। कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी अपन ने पढ़ा था, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा जिसमें Mn की जो वैलेंसीज हैं 0 से लेके Mn+4 तक वो काम आती हैं, और वाटर ऑक्सीडाइजिंग क्लॉज से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक डोनर के होते हैं और वाटर वो डोनर होता है। अगर हम साइक्लिक की बात करेंगे तो साइक्लिक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डोनर है वो PS1 होता है, कि इसी के इलेक्ट्रॉन होते हैं और रिटर्न भी इसी को होते हैं, PS1 को ही रिटर्न हो जाते हैं। तो जिसने दिए उसी को वापस आ जाते हैं। तो ये एक अपन यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। यहाँ वाटर का रिलेशन अपन को लेना है कि नॉन साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन डोनर जो है वो वाटर होता है, और वाटर को कभी भी उसके इलेक्ट्रॉन रिटर्न नहीं आते हैं। इसके बाद में दूसरा पॉइंट अपन ले सकते हैं सिस्टम को लेके, ये सिस्टम के पार्ट्स या सिस्टम के कंपोनेंट्स। देखो, जब नॉन साइक्लिक की बात आती है तो नॉन साइक्लिक के अंदर PS2 भी भाग लेता है और PS1 भी भाग लेता है, यानी कि बोथ PS2 एंड PS1 यूज होता है। हाँ, आप जैसे जेड स्कीम है उसी के हिसाब से ध्यान रखें कि पहले PS2 का काम आता है, फिर PS1 का काम आता है, तो दोनों सिस्टम काम आते हैं। अगर हम साइक्लिक की बात करेंगे तो यहाँ पे ओनली PS1 काम में आता है। एक्चुअली सर, हाँ बोलिए। जी सर, ये बात देखो, पहला पॉइंट अपन लेते हैं कि नॉन साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है, तो वाटर होता है। पानी का किसी से कोई कनेक्शन नहीं है, पानी लाइट से अलग चीज़ है, फोटो सिस्टम से अलग चीज़ है, तो वो फ्री डोनर है, यानी कि अपने आप में एक अलग चीज़ होती है, उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से वो आते हैं। और लास्टली अपन ने देखा था कि जो वाटर ऑक्सीडाइजिंग क्लॉक है उसमें पर्टिकुलर जो मेटल आयन Mn है उसकी 0 से लेकर 4 तक वैलेंसी होती है, वो काम में आती है ना। PS1 में देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन डोनर भी वही होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी वही होता है, रिटर्न भी उसी को आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट अपन ले रहे हैं सिस्टम के पार्ट। तो नॉन साइक्लिक के अंदर PS2 भी काम आता है, PS1 भी काम आता है, कि दोनों फोटो सिस्टम काम आते हैं, बोथ
फोटो सिस्टम यूज होते हैं। जबकि साइक्लिक में देखेंगे तो ओनली PS1 काम आता है, क्योंकि उसी से निकलते हैं, उसी को वापस आते हैं, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स बीच में आ जाएगा, लेकिन PS2 का कोई लेना देना नहीं है। तो ओनली PS1 काम में आता है, PS2 का यहाँ से कोई कनेक्शन नहीं होता है। ऐसे अपन नेक्स्ट पॉइंट लेंगे कि इलेक्ट्रॉन फाइनली किसको जाते हैं। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? तो अगर आप नॉन साइक्लिक की बात करेंगे तो वो है NADP+ के इलेक्ट्रॉन फाइनली NADP+ को जाते हैं, और NADP+ वो बाद में रिड्यूस हो जाता है। जबकि अगर हम साइक्लिक की बात करेंगे तो साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन जो फाइनली हैं वो PS1 को ही रिटर्न हो जाते हैं। तो साइक्लिक से कोई ज़्यादा बात नहीं बनती है, मेनली जो बातें होती है वो तो अपनी नॉन साइक्लिक से जुड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें हैं वो ज़्यादा होती हैं, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली अपन को ध्यान देना है। ठीक है, अगर हम प्रोडक्ट की बात करें कि बनता क्या है या नतीजा क्या निकलता है, तो प्रोडक्ट यहाँ पे है NADP+, और NADP+ यूज होता है, यूज इन डार्क रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन का मतलब है CO2 फिक्सेशन, कि रियल जो डार्क रिएक्शन जहाँ पे कार्बन को जमा करके कार्बोहाइड्रेट बनाया जाता है उसमें NADP+ काम में आता है, जो कि नॉन साइक्लिक का प्रोडक्ट है। और अगर हम साइक्लिक के हिसाब से बात करते हैं तो साइक्लिक के अंदर तो ऐसा कोई प्रोडक्ट बनता ही नहीं है, ओनली ATP बनती है, ओनली ATP फॉर्म्स, और उसका CO2 के फिक्सेशन से कोई कनेक्शन नहीं है, नो रोल इन कार्बन एसिमिलेशन। हाँ, दोनों मिलके काम करते हैं ना, वो बात अलग है, लेकिन ओनली एक सिस्टम के हिसाब से बात करें कि ओनली साइक्लिक्स देखें तो उससे NADP+ बनता ही नहीं है। ऐसे अपन आगे देख सकते हैं कि आपको ये कहाँ कहाँ मिलेगा। ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो ये अपन को कहाँ कहाँ मिलेगा वो भी अपन ध्यान देंगे। तो ग्रीन प्लांट्स में अपन को मिलेगा, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर नहीं मिलेगा। प्रोकैरियोटिक सिस्टम जो है साइनोबैक्टीरिया उनमें नहीं है, नॉट इन बैक्टीरिया। अगर हम साइक्लिक की बात करेंगे तो साइक्लिक मेनली है बैक्टीरिया के अंदर, मेनली इन बैक्टीरिया। तो यहाँ अपन जो डिस्कस कर रहे हैं वो डायरेक्टली किसी क्वेश्चन में अपन को मिल सकता है। तो नॉन साइक्लिक है वो ग्रीन प्लांट्स के अंदर मिलने वाला मैन है कि उसमें नॉन साइक्लिक की पानी से निकल के NADP+ तक। बैक्टीरिया के अंदर मेनली जो सिस्टम ऑपरेट होता है वो साइक्लिक नेचर का होता है। इसके बाद में अपन ऐड कर लेंगे हर्बिसाइड का इफेक्ट। इफेक्ट ऑफ हर्बिसाइड्स, कि अपन ने लास्टली 2 हर्बिसाइड्स लिए थे और दोनों के रोल अपन यहाँ पे देख लेते हैं। अगर हम बात करें कि DCMU है जो कि इलेक्ट्रॉन फ्लो के अंदर हमने लिया था, तो ये नॉन साइक्लिक को स्टॉप करेगा, स्टॉप इट। और दूसरा अपने जो था पैराक्विट, राइट, वो भी क्या करेगा, इसको स्टॉप करेगा, क्योंकि दोनों की साइट यहाँ पे प्रेजेंट होती है, क्योंकि अपन पूरा जेड स्कीम इसमें ले रहे हैं। दूसरी साइड पे अगर हम नॉन साइक्लिक से बात करेंगे तो जो DCMU है
उसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है, नो इफेक्ट, क्योंकि उसका कनेक्शन ही नहीं है यहाँ से। हाँ, पाराक्वेट का है। स्टॉप इट। तो एक अच्छा इक्वेशन यहाँ से बन सकता है कि DCMU और पाराक्वेट दोनों के अगर अपन को साइड पता है तो साइक्लिक नॉन साइक्लिक से अपन इसको जोड़ सकते हैं कि कौन सा हर्बिसाइड कहाँ पाथवे को या कौन से पाथवे को किस प्रकार से रोकेगा। ओके, इसके बाद में अपन यहाँ पे लेंगे कि ATP फॉर्मेशन को लेकर के दोनों पाथवे में क्या अंतर है। तो नॉन साइक्लिक में अगर हम देखेंगे तो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से जब इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन के पास रहते हैं तो वहाँ पे 1 ATP बनता है, 1 ATP मॉलिक्यूल बनता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि साइक्लिक में क्या होता है, तो साइक्लिक में आपको ध्यान देना है कि 2 ATP के मॉलिक्यूल बनते हैं, 2 ATP मॉलिक्यूल्स फॉर्म। पहला ATP मॉलिक्यूल बनता है जब इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सिन से जाते हैं साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को, और दूसरा ATP बनेगा जब प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन जाते हैं साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स को। तो 2 ATP बनेंगे, 1 मॉलिक्यूल एंड 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल 2 बार बनेंगे। तो साइक्लिक नॉन साइक्लिक में काफ़ी पॉइंट्स को लेकर के डिफरेंस है, और ये सारे पॉइंट्स छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अपन को ये क्लियर होने चाहिए। और ये है कि डायरेक्टली किसी क्वेश्चन का कोई स्टेटमेंट हो सकता है या अपन को चूज करना पड़ सकता है रॉन्ग और राइट के बीच में। तो ऑलमोस्ट ये सारा जो टेबलाइजेशन अपन ने किया है ये डायरेक्टली आपको यूज हो जाएगा, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर रखें। ओके, तो अभी तक अपन ने जो डिस्कस किया वो लाइट रिएक्शन था ना, और लाइट रिएक्शन के अंदर जो मेन प्रोडक्ट बना है वो है NADP प्लस का रिडक्शन, जिससे कि NADPH बनता है, ठीक है। और साइड में और देखें तो ATP बन जाते हैं, और यहाँ जो ATP बनते हैं वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है कि जहाँ रिएक्शन चल रही है वहीं ATP बन गया ना। और एक और चीज़ जो वहाँ पे आई थी कि पानी टूटता है और ऑक्सीजन निकलती है ना। एक बार उन चीज़ों को साइड में लिख लेते हैं। एक तो NADP प्लस जो था उसका रिडक्शन हुआ तो NADPH प्लस H प्लस बना, ये रिड्यूस फॉर्म उसके ना। एक सबसे मेन चीज़ तो ये बनती है। दूसरी मेन चीज़ है कि पानी टूटा था तो उससे ऑक्सीजन निकली और उससे H प्लस जनरेट होते हैं, ठीक है। और तीसरा जो मेन चीज़ वहाँ पे था कि ATP बनते हैं जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है, जहाँ रिएक्शन चल रही है अगर वहीं पे ATP बनता है तो वो SNP में काउंट होता है, राइट। अब इनमें जो मेन चीज़ है वो है NADPH। आप यहाँ पे थोड़ा सा और भी इसमें ऐड कर लीजिए कि NADP प्लस क्या है, तो इसका आंसर है कि NADP प्लस एक कोफैक्टर है। और किसका है? कोफैक्टर ऑफ एंजाइम फेरिडॉक्सिन NADP प्लस रिडक्टेज। तो जो एंजाइम होता है FDR फेरिडॉक्सिन NADP प्लस रिडक्टेज, इस एंजाइम का कोफैक्टर होता है ना। जैसे FAD कोफैक्टर है, NAD कोफैक्टर है, NADP प्लस कोफैक्टर है।
तो एक कोफैक्टर था और वो मेन एंजाइम था जो फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन को NADP+ के पास भेजता है। अदरवाइज फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन है, आप यहाँ पे दोबारा देख लीजिए कि जो फेरिडॉक्सिन प्रोटीन होती है उससे 2 लाइन जाती है। एक लाइन जाती है NADP+ को और एक लाइन जाती है वापस साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स को। अगर आप फेरिडॉक्सिन के पास इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं तो वो भी कहाँ से है, PS1 से आता है ना। तो अगर हम वापस उनको साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को भेज देते हैं तो ये तो हो गया साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो का पार्ट है ना। और अगर फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन NADP+ को जाते हैं तो ये नॉन साइक्लिक था जो वाटर से चल के आ रहा है और इसका प्रोडक्ट है NADPH, राइट। तो लाइट रिएक्शन का मतलब है कि जो पीछे से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनसे क्या बनेगा, NADP+ बनेगा। अब NADP+ एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है ना। जो NADPH बना ना इससे रिड्यूस फॉर्म, रिड्यूस अपन तब बोलते हैं जब उसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है। तो ये हाई एनर्जी फॉर्म है, जैसे ATP एक हाई एनर्जी फॉर्म है वैसे ये भी क्या है, हाई एनर्जी फॉर्म है। इसको अपन रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं अपन रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट। देखो रिड्यूसिंग नेचर उसका होता है जो किसी को इलेक्ट्रॉन दे सके। तो NADPH अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, जैसे आप लिखें कि NADPH तो ये अपने इलेक्ट्रॉन अगर दे देगा तो इससे बनेगा NADP+। और इससे निकले हुए इलेक्ट्रॉन अगर कोई ले लेगा तो वो कहाँ काम आएंगे, किसी को रिड्यूस करने में काम आएंगे, रिडक्शन रिएक्शन कोज हो जाती है। तो ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन थे पानी के ना, अपन ने जो पढ़ के आ रहे हैं अपन उसमें ये था कि इलेक्ट्रॉन पानी के हैं और पानी के इलेक्ट्रॉन ही ऊर्जा होती है। तो इलेक्ट्रॉन को एक बार टेम्परेरी NADPH में भरा गया है ना, और ये सारा लाइट रिएक्शन था। तो लाइट रिएक्शन करके टेम्परेरी NADPH स्टोर कर लिया, ऐसा हो गया है ना। और अब NADPH का यूज होगा और वो यूज कहाँ होगा, अगली फेज में, जो कि अपनी फेज सेकंड है, जिसे अपन डार्क रिएक्शन कह सकते हैं। देखो डार्क रिएक्शन कहने का मतलब ये है कि लाइट पे डिपेंड नहीं है, नॉट डिपेंड ऑन लाइट। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर आप लाइट दे ही नहीं तो डार्क हो जाएगी, इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि पहले लाइट रिएक्शन तो करानी पड़ती है तभी NADPH बनेगा। तो इसको अपन ऐसे ले सकते हैं कि डायरेक्टली इसमें लाइट काम में नहीं आती, नो डायरेक्ट रोल। इनडायरेक्टली तो काम में आती है लाइट, वरना तो पहले लाइट रिएक्शन कराएंगे तभी डार्क होता है। बट डायरेक्टली यहाँ पे लाइट का कोई लेना देना नहीं है। आगे अपन को ये भी देखना है कि डार्क रिएक्शन के बहुत सारे एंजाइम हैं जो लाइट से कंट्रोल होते हैं, वो भी अपन को उनके नाम पता होना चाहिए, वो भी देखेंगे। बट डायरेक्टली लाइट काम में नहीं आती, इसलिए इसका नाम हो गया डार्क रिएक्शन, ठीक है। ब्लैकमैन है ना, इनका जो डिस्कवरी हुई है उनको लेकर के ब्लैकमैन, केल्विन साइकिल, वहाँ से इनके जो ओनर जो होता है ना कि एक सम्मान सूचक की, उस हिसाब से हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नाम है। ऐसी रिडक्टिव जहाँ पे रिडक्शन होता है, पेंटोस का मतलब 5 कार्बन शुगर के लिए आता है, 5 कार्बन शुगर को अपन पेंटोस बोलते हैं, और उनके साथ में फॉस्फेट जुड़ा हुआ है और साइकिल उन्हीं से चालू होता है, वापस वहीं पे आता है। तो जो राइबोलोज बिसफॉस्फेट है RUBP, तो RUBP से अपन स्टार्टिंग करते हैं, वापस वही बनता है, तो वो एक साइकिल है, तो वहाँ पे इसका नाम अपन RPP भी ले सकते हैं, ओके। ये तो इनके नाम को लेकर के बातें होगी। अगला अपन को पता होना चाहिए इसकी साइट। तो आप साइट को दोबारा से ध्यान दे लीजिए कि जो लाइट रिएक्शन है उसकी साइट तो होती है ग्रेना,
और ज़्यादा सही कहें तो अपन कहेंगे क्वांटासोम। और क्वांटासोम किसका पार्ट होता है? क्वांटासोम पार्ट होता है थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन का। तो अपन थाइलेकोइड बोले तो भी वही बात है, क्वांटासोम बोले तो भी वही बात है, ग्रेनम बोले तो भी वही बात है। तो लाइट रिएक्शन तो ग्रेनम के अंदर होती है, राइट। और अगला पार्ट आता है कि डार्क रिएक्शन कहाँ होगी। तो डार्क रिएक्शन के जितने भी एंजाइम्स हैं वो सारे के सारे होते हैं स्ट्रोमा में। तो क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन से अंदर और ग्रेनम से बाहर, इनर मेम्ब्रेन के अंदर और ग्रेनम को अपन एक्सक्लूड कर दें तो एक होमोजेनस मैट्रिक्स भरा हुआ है, एक काफ़ी गाढ़ा एक मैट्रिक्स है वहाँ पे, होमोजेनस मैट्रिक्स, जो कि एंजाइम रिच है। क्योंकि C3 साइकिल के जितने भी हैं, इसी को अपन C3 साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड 3 कार्बन का बनता है, तो C3 साइकिल भी इसी को अपन बोलते हैं। तो स्ट्रोमा इसकी साइट है। तो अगर आपको साइट वाइज कोई क्वेश्चन मिलता है तो लाइट रिएक्शन ग्रेनम के अंदर होती है और डार्क रिएक्शन है या कार्बन एसिमिलेशन या कैल्विन साइकिल कुछ भी बोलना चाहें तो उसकी साइट हो गई स्ट्रोमा। चलिए इसके बाद में अपन जो पाथवे है उसका आउटलाइन क्या है उसको अपन एक एक पार्ट्स में समझेंगे। देखो, पाथवे का पहला जो पार्ट है वो है कार्बोक्सिलेशन, है ना। कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है किसी भी मॉलिक्यूल के साथ में CO2 का जुड़ना, है ना, उसको अपन कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। जो भी एंजाइम ऐसे काम करेगा उसको अपन बोलते हैं कार्बोक्सिलेज, और जो CO2 को निकालते हैं उनको डीकार्बोक्सिलेज बोलते हैं। तो यहाँ जो एंजाइम आएगा वो कार्बोक्सिलेज एंजाइम होगा, राइट, ठीक है। देखो, पहली स्टेप में जो रिएक्शन होती है कि जो CO2 है, जब स्टोमेटा है तो स्टोमेटा से CO2 आई हुई है और वो CO2 काम आती है और CO2 को RuBP के साथ में जोड़ा जाता है। राइबोलोज जो कि 5 कार्बन की शुगर होती है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट RuBP, उसके साथ में CO2 को जोड़ा जाएगा, इसलिए कार्बोक्सिलेशन स्टेप हो गया, ठीक है। अब एक तो अपन को ये पता होना चाहिए कि जो RuBP है उसने CO2 को एक्सेप्ट किया है, तो CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल हो गया कि C3 साइकिल के अंदर जो CO2 को एक्सेप्ट करने वाला मॉलिक्यूल है वो कौन है? RuBP है, यानी कि वो पाथवे है, साइकिल है, RuBP से चालू होता है, वापस RuBP पे ही पहुंचेंगे अपन। तो RuBP एक्सेप्टर है, CO2 को एक्सेप्ट करता है। देखो, RuBP बोले या CO2 बोले, ये तो है रिएक्टेंट्स, ये जो रिएक्शन है उसमें ये तो रिएक्टेंट हैं, क्रियाकारक है। एंजाइम इस रिएक्शन को स्पीड से करवाता है, फास्टली करवाता है, वो एंजाइम है और उसका नाम है रूबिस्को। तो राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, तो एंजाइम एक कॉम्प्लेक्स है ना। रूबिस्को एक मशीन है जो कि कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स में फोटोसिंथेसिस के हिसाब से जो काम की चीज़ें हैं उसमें आपको 2 चीज़ें लेनी है। एक तो लेना है उसका C का मतलब है वो कार्बोक्सिलेज वाला काम करता है, और दूसरा पार्ट उसका लेना है O का मतलब वो ऑक्सीजनेशन भी करता है। अगर कोई एंजाइम CO2 को जोड़ता है तो वो हो गया कार्बोक्सिलेशन, अगर कोई O2 को जोड़ता है तो वो होता है ऑक्सीजनेशन। अगर आप CO2 को जोड़े तो कार्बोक्सिलेज,
अगर O2 को जोड़े तो ऑक्सीजनेज, राइट। ये तो नाम का मतलब क्या है अपन ये जान रहे हैं। तो रूबिस्को में रूबिस जो है वो तो इसके सबस्ट्रेट से है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट से, राइबोलोज बिसफॉस्फेट से रूबिस है। रियल इसके जो काम हैं वो तो हैं C फॉर कार्बोक्सिलेज, O फॉर ऑक्सीजनेज। तो इसके ड्वेल फंक्शन है ना, इधर अपन साइड में ले सकते हैं कि रूबिस्को के दो काम है, ड्वेल फंक्शन करता है। फोटोसिंथेसिस या C3 के हिसाब से बात करेंगे तो वो काम तो है इसका कार्बोक्सिलेशन, और दूसरा काम जो कि फोटो रेस्पिरेशन में आ जाता है, फोटो रेस्पिरेशन में आ जाएगा, वो है ऑक्सीजनेशन। तो एक ही मशीन है वो दो काम करती है। जब CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, आपको थोड़ा ध्यान देना है कि जब CO2 की कॉन्सेंट्रेशन हाई हो और टेम्परेचर लो हो, ये शर्तें हैं उसके लिए। एक्चुअल में क्या है कि रूबिस्को इस धरती पे मिलने वाला सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलने वाला एंजाइम है, और जितना भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है सारा रूबिस्को करता है। तो है ना, जैसे पूरी दुनिया यही चला रहा है ऐसा है। तो जो इतना बड़ा काम करता है वो बहुत पावरफुल होता है, तो उसकी अपनी रिक्वायरमेंट है कि एक तो रूबिस्को आराम से काम करेगा, मना नहीं करेगा, उसके पास CO2 होनी चाहिए, और दूसरा उसको एक टेम्परेचर पसंद है कि टेम्परेचर 25 डिग्री से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 10 से 25 डिग्री के बीच में रहना चाहिए, तो वो कंफर्टेबल है। तो अगर ऐसी कंडीशन मेंटेन है तो रूबिस्को आराम से काम करता है, यानी कि उसका कार्बोक्सिलेशन हिस्सा एक्टिव रहता है और उसका ऑक्सीजनेशन हिस्सा बंद रहता है। लेकिन अगर अलग हो गया कुछ कि CO2 की कॉन्सेंट्रेशन अगर कम हो गई, और दूसरा टेम्परेचर अगर हाई हो गया, अब इसमें क्या है कि CO2 की कॉन्सेंट्रेशन तो कम नहीं होगी, क्योंकि वायुमंडल के अंदर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन तो लगभग हर जगह पे सेम ही है, तो ये चीज़ तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती। लेकिन टेम्परेचर तो सनलाइट पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर तो आप ग्लोब के ऊपर 0 डिग्री की तरफ जाएंगे तो बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर एक ऐसी चीज़ है जो अपन को एरिया वाइज चेंज मिलेगी। तो जो ट्रॉपिकल एरिया है वहाँ पे हाई टेम्परेचर मिलने लग जाता है। तो अगर टेम्परेचर 25 डिग्री से ऊपर चला जाता है, जैसे कि 35 डिग्री की तरफ जा रहा है, तो रूबिस्को अपना रियल काम नहीं करता। तो थोड़ा सा ऐसे आप इस चीज़ को पकड़ सकते हो कि रूबिस्को का रियल काम है C3 रिएक्शन। वो करता भी है, लेकिन कब? जब उसको टेम्परेचर सूटेबल मिलता है। लेकिन अगर टेम्परेचर राइज हो या ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो वो फिर अपना रिवर्स वर्क करता है कि C3 में CO2 जोड़ता है, फोटो रेस्पिरेशन में CO2 निकलती है। तो जो काम ओरिजिनल काम उसका उल्टा हो गया कि बायोमास डिप्लीट होता है। तो फोटो रेस्पिरेशन उसका रियल स्वभाव नहीं है, लेकिन अगर कंडीशन उसके हिसाब से नहीं होती है तो वो अपना काम उल्टा कर देता है और फोटो रेस्पिरेशन करने लग जाता है। तो रूबिस्को ही है जो कार्बोक्सिलेशन भी करता है और वो फोटो रेस्पिरेशन भी करता है, लेकिन C3 में अभी अपन केवल उसके कार्बोक्सिलेशन को देख रहे हैं, राइट। तो अभी आप C3 के हिसाब से देख लेते हैं कि CO2 और RUBP जब आपस में जुड़ेंगे तो CO2 के अंदर एक कार्बन है और RUBP 5 कार्बन का पेंटोस है। और अब इनके जुड़ने से
6 कार्बन का स्ट्रक्चर बनना चाहिए, लेकिन जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है ना, जो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड के रूप में जो सिंथेसाइज होगा दैट इज 3-फॉस्फोग्लिसरेट, है ना। ये थर्ड पोजीशन के ऊपर फॉस्फेट जुड़ा होता है, तो 3-फॉस्फोग्लिसरेट। जब H+ निकल जाता है तो ग्लिसरेट बोलेंगे। अगर H जुड़ा हुआ है तो ग्लिसरिक एसिड होता है। तो कोई भी एसिड और उसके एनाइन के दो नाम होते हैं। जब एसिड बोलते हैं तो उसमें H+ जुड़ा हुआ होता है, जब एट लगाते हैं तो वो -1 हालत में होता है, राइट। अब 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो बना है ये 3 कार्बन का है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। 6 कार्बन से अगर हम 3 कार्बन की चीज़ें बनाएंगे तो 2 × 3 कार्बन होगा, यानी कि इसके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, राइट। लेकिन अगर हम पूरा C3 पाथवे कैसे बैलेंस होता है उसको समझने पे जाएंगे ना, तो अपन को बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। और बैलेंसिंग कहाँ से होगी? अगर हम 6 मॉलिक्यूल CO2 के लेके चलें और 6 मॉलिक्यूल ही RuBp के लेके चलें, तो RuBp को आप 6 से गुणा करेंगे तो ये हो गए 30 कार्बन, और ऐसे ही हमारे पास 6 CO2 के हैं तो 6 कार्बन, यानी कि टोटल हो गया 6 + 30 = 36 कार्बन। तो ऐसा हो गया कि स्टार्टिंग में हमारे पास 36 कार्बन हैं और यहाँ हमें मॉलिक्यूल मिलेंगे 12 मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन हैं तो 12 मॉलिक्यूल में 36 कार्बन हो गए। तो ऐसा हुआ कि यहाँ पे कोई भी कार्बन का लॉस नहीं है। कार्बन का लॉस तो हालांकि पूरे C3 में ही नहीं होगा, राइट। लेकिन 6 कार्बन अलग थे 6 CO2 के रूप में, 30 कार्बन अलग थे 6 RuBp के रूप में, वो जुड़े और उनसे पहला स्टेबल कंपाउंड बनता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट, जो कि 3 कार्बन का है। ऐसे 12 मॉलिक्यूल बनते हैं, तो टोटल हमें यहाँ पे 36 कार्बन मिल गए। ये पहली स्टेप है जो कि कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है, ओके, है ना। इसके बाद में अपन अगला पार्ट लेते हैं और नेक्स्ट पार्ट है रिडक्शन। अब देखो, रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे ना, इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। अभी पहली स्टेप के अंदर 3-फॉस्फोग्लिसरेट बने थे, वो कन्वर्ट होंगे 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर, ठीक है। तो पर्टिकुलर जो काइनेज एंजाइम वो फॉस्फेट लगाएंगे। तो 12 मॉलिक्यूल थे हमारे पास, 12 मॉलिक्यूल ही बनेंगे और थर्ड पोजीशन के ऊपर फॉस्फेट पहले से है, फर्स्ट पोजीशन के ऊपर एक्स्ट्रा लग रहा है, तो अपन को 12 फॉस्फेट चाहिए। और वो 12 फॉस्फेट कहाँ से आते हैं? 12 ATP काम में लिए जाएंगे, राइट। तो 12 ATP के फॉस्फेट लगेंगे और मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गया बिस फॉस्फेट में, 2 फॉस्फेट वाला। इससे अगली जो स्टेप होती है वो है रिडक्शन फेज, कि 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट जिसमें ग्लिसरिक एसिड है, एसिड वाला पार्ट है, वो कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड फॉर्म के अंदर। और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन अपन को लेने हैं वो NADPH से आते हैं, जो कि लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है। जो हमने पीछे लाइट रिएक्शन पढ़ी है तो उसमें जो NADPH बनते हैं वो C3 साइकिल का जो सेकंड फेज है, यानी कि रिडक्शन फेज, उसमें काम में आएंगे। और ये कन्वर्जन क्या होता है? ग्लिसरेट को ग्लिसरैल्डिहाइड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा और साथ में बिस फॉस्फेट है, ये 3 फॉस्फेट है, तो 12 है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी रिलीज हो जाएंगे। तो वो तो हमें कोई ज़्यादा मैटर नहीं है। बट NADPH कहाँ काम में आता है? रिडक्शन फेज में काम में आता है। कार्बन उतने थे, है ना, 3 कार्बन का ही अपना ग्लिसरेट है, 3 कार्बन का ही ग्लिसरैल्डिहाइड है, तो टोटल 12 मॉलिक्यूल है, 36 कार्बन अपने पास यहाँ भी हैं और 36 कार्बन अपने पास यहाँ भी है। तो अभी केवल केमिकल कन्वर्जन हो रहा है कि पहले कार्बोक्सिलेशन हुआ, अगली स्टेप के अंदर रिडक्शन हुआ। वहाँ
RuBp मेन चीज़ है जो कि एक्सेप्ट करता है। यहाँ NADPH है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना। आप यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं कि जो NADPH है ये इलेक्ट्रॉन डोनर है यहाँ का, ये प्रोवाइड कराता है, प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन फॉर रिडक्शन। तो रिडक्शन किसका होता है? वो तो है 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट का। रिडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन कौन देता है? वो है NADPH। हाँ, तो ये छोटी छोटी सी बातें ये आप यहाँ से क्लियर कर लीजिए। इसके बाद में जो तीसरा पार्ट है हमारे पाथवे का वो है रीजनरेशन ऑफ RuBp, क्योंकि ये एक साइकिल था ना। साइकिल में क्या होता है कि जहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं अपन को वहीं पहुँचना होता है। तो अपन ने RuBp से स्टार्ट किया था और अपन RuBp वापस बनाएंगे, तो वो है रीजनरेशन ऑफ RuBp। अभी हमारा कंपाउंड जो कि रिडक्शन से बना है वो है 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, है ना। ये 12 मॉलिक्यूल इसके बने हुए हैं और एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन हैं, तो टोटल हमारे पास 36 कार्बन अभी हैं, राइट। 36 कार्बन का ये पूरा बजट चल रहा है। ये रीजनरेशन फेज जो है ये काफ़ी विस्तृत सा साइकिल है जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स काम करते हैं, बहुत सारे शुगर्स बनते हैं, 4 कार्बन के, 5 के, 6 कार्बन के, 7 कार्बन का हेप्टोलोज भी बनता है। तो उतना सारा अपन को यहाँ डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपन यहाँ से समझ सकते हैं कि फाइनली रीजनरेशन फेज आपको क्या देती है। तो उससे 2 चीज़ें बनती हैं। एक तो है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल बनता है और ये हेक्सोज शुगर है, तो इसका मतलब हो गया 6 कार्बन। तो 6 कार्बन तो हमारे पास आ गए फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, जो कि फोटोसिंथेसिस का मेन प्रोडक्ट है। जब फोटोसिंथेसिस होती है तो शुगर बनती है और शुगर के रूप में क्या बनेगा? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है। फ्रक्टोज नहीं बनता है, ध्यान देना, फ्रक्टोज नहीं बनता है, ग्लूकोज नहीं, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, राइट। दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे जो बनता है वो है राइबोलोज फॉस्फेट। राइबोलोज एक पेंटोस है। पेंटोस में 5 कार्बन होते हैं, इसके 6 मॉलिक्यूल हैं, तो 5 गुणा 6 बराबर 30 कार्बन। तो अपने पास 36 कार्बन थे, उसमें से 30 कार्बन यहाँ आ गए, 6 कार्बन का एक वापस से प्रोडक्ट बन गया। अब फाइनली अपन को क्या करना होता है कि बिसफॉस्फेट बनाना है, तो अपन राइबोलोज फॉस्फेट से बिसफॉस्फेट बनाएंगे तो दोबारा काइनेज एंजाइम काम करेगा और ATP से फॉस्फेट हम लगा दिए जाएंगे। तो ये वापस कहाँ पे अपन 30 कार्बन पे। तो अपन ने जो सारा पाथवे लिया वो कुछ इस प्रकार से अपन उसको समराइज कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में हमने लिए हैं 30 कार्बन और उससे हमारे पास बने 36 कार्बन, क्योंकि हमने यहाँ पे 6 कार्बन CO2 वाले ऐड किए। अब हमें जो 36 मिलते हैं वो एक्चुअल में क्या है? 12 गुणा 3 कार्बन है। और फाइनली अपने पास जो आता है कि 12 गुणा 3 कार्बन के आप ग्लिसरैल्डिहाइड तक अगर आप जाते हैं तो उससे फाइनली अपन को मिल जाता है 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल और 30 कार्बन के RuBp। तो स्टार्टिंग में अपन ने 30 कार्बन के RuBp के लिए थे और 30 अपने पास वापस आ जाते हैं। तो ये साइकिल हो गया कि अपन 30 से चले थे, 30 पे वापस पहुंच गए, है ना। अपन ने 30 कार्बन से स्टार्ट किया और वापस घूम के 30 कार्बन पे आ गए। अब इसमें हमने क्या किया था कि 6 कार्बन जोड़े थे और अब अपन उसमें से एक हेक्सोस बना के उसको हमने निकाल दिया।
तो ऐसे अपन पूरे पाथवे में क्या है 3 फेजेस, बजट वाइज क्या है ना, वो सब इसमें अपन ले सकते हैं। ओके, यहाँ से अपन पूरे साइकिल को समराइज कर सकते हैं। देखो ये तो है, उसमें यूज़ क्या हुआ। तो हमारे 6 CO2 काम में आए थे, वो कहाँ चलेगी, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाने से। थोड़ा सा ध्यान देना कि हमने यूज़ किए थे 6 कार्बन, और वो 6 कार्बन का हमारे पास एक हेक्सोस शुगर बन गया, लेकिन उसमें एक फॉस्फेट भी जुड़ा हुआ है, छठी पोजीशन के ऊपर फॉस्फेट है। ऐसे यहाँ पे टोटल 11 H2 मॉलिक्यूल कंज्यूम होते हैं, 12 NADPH काम में आते हैं और 18 ATP काम में आते हैं। आप इसको भी थोड़ा सा डिटेल में लिख सकते हैं कि 12 ATP एक बार काम में आते हैं और 6 ATP एक बार काम में आते हैं, तो 2 बार टुकड़ों में आते हैं, 2 जगह पे काम में आते हैं। 12 NADPH ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो वो NADP प्लस के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ये ऑक्सीडाइज फॉर्म है। और ये थी उसकी रिड्यूस फॉर्म, जो कि लाइट रिएक्शन से बन करके आई थी। सिमिलर जो 18 ATP हैं, उनसे हमें मिलते हैं 18 ADP और 17 PI। 18 नहीं मिलेंगे, 17 मिलेंगे, क्योंकि एक जो है वो यहाँ कंज्यूम हो गया, 1 फॉस्फेट। तो इसका कनेक्शन इस 17 से है। एक और चीज की, जब डार्क रिएक्शन अगर हम कराएंगे तो यहाँ पे H+ जनरेट होते हैं, यानी कि इससे pH है वो एसिडिक होगी, एसिडिक pH ऑफ स्ट्रोमा, क्योंकि डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में हो रही है। तो स्ट्रोमा की जो pH है वो H+ के रिलीज होने से क्या बनेगी, एसिडिक बनेगी। अपन ने पाथवे को 6 CO2 के हिसाब से ऑपरेट किया है, इसलिए एक और चीज अपन ले सकते हैं कि पर CO2 मॉलिक्यूल देखें अपन, तो आप इसमें 6 का भाग दे दीजिए, तो 3 NADPH अपन को चाहिए और 3 ATP अपन को चाहिए। अगर पर CO2 मॉलिक्यूल ये बजट आपको तैयार करना है, तो डार्क रिएक्शन में CO2 के एक मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए 3 NADPH चाहिए और 3 ही ATP चाहिए। हाँ नहीं 2 चाहिएगा ना, ये तो 2 ही हो जाएगा, क्योंकि 6 काम में आ रहे हैं, 12 बने ना, तो 2 NADPH चाहिए, 3 ATP चाहिए। हाँ, ओवरऑल पूरा बजट अपन बता सकते हैं, कार्बन बजट बता सकते हैं, फॉस्फेट बता सकते हैं, pH बता सकते हैं, है ना, और स्टेप बता सकते हैं कि 3 मेन फेजेज है, कहाँ पे क्या काम में आता है, लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट कहाँ काम में आता है, ATP कहाँ काम में आते हैं, ऐसे अपन इसको तैयार कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट रहेगा कि डार्क रिएक्शन जैसे होती तो बिना लाइट के है, लेकिन लाइट से इसका कंट्रोल कैसे होता है, तो वो कुछ एंजाइम्स हैं, उनके कुछ पॉइंट्स आएंगे। उसके बाद में फिर अपन इसके जो वेरिएशन है उस पर जाएंगे, जिसमें कि C4 आएगा और कैम आएगा। तो 2 इसके डाइवर्जन अपन को लेने हैं, उनमें क्या चीज़ें हैं, क्यों हैं, एग्जाम्पल्स क्या हैं, वो सब आएगा। कंपैरेटिव भी अपन लेंगे, तो वो सब अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो आई होप जो अपन ने आज क्लास में डिस्कस किया है बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म के अंदर है। एग्ज़ाम्स के हिसाब से देखें तो जो अपन को एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन होपफुली मिल सकते हैं, वो इस क्लास से आई होप आराम से कर लेंगे, क्योंकि जो कन्फ्यूजन होते हैं वो लगभग इन्हीं चीज़ों को लेके होते हैं, अपन ने सारे कवर कर लिए। ओके।